Hello, good morning, and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jaleel once again. Guys, today we are going to talk about timeless 25 phrases or idioms or sayings or proverbs in English. I call them timeless because time has never affected them. वक्त का, हालात का, फैशन का इन फ्रेजेस के ऊपर कभी असर नहीं पड़ा और ये हमेशा बहुत पॉपुलर रहे, बहुत ज़्यादा यूज़ में रहे और आज भी यूज़ होते हैं. आज हम उन फ्रेजेस की बात करेंगे. वेल, इट्स बीन अ वाइल सिंस आई लास्ट अपलोडेड माई वीडियो ऑन इंग्लिश. इसलिए आज मैं ये 25 फ्रेजेस के साथ कर रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे को मैं 5 फन फ्रेजेस नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ some problems. So today I am going to tell you about 25 very good, very interesting phrases that are used in English very often and very commonly, I suppose. Well, the first phrase today is meet one's match या meet your match. Once और your जब भी phrase में आएगा तो उसकी जगह हम जो भी personal pronoun होगा his या her या my का इस्तेमाल करेंगे. ठीक. मीट वंस मैच का मतलब होता है अपनी टक्कर का कोई मिलना. हम दूसरों पर तो रोप डालते रहते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं, लेकिन कोई हमारी बराबरी वाला, हमारी जैसी योग्यताओं वाला, हमारी जैसी एबिलिटी वाला जो हमसे कुछ ज़्यादा हो, हमसे टक्कर ले सकता हो, तो उसे कहते हैं मीट वंस मैच. अब इसको हम अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो मैं किसी का अगर मजाक उड़ाते हुए कहूँ कि भाई आज तुम्हें तुम्हारी टक्कर का आदमी मिला है, टुडे यू हैव मेट योर मैच, तो मेट वंस मैच की जगह योर मैच हो गया. टुडे यू हैव मेट योर मैच. इस तरह से इसको यूज़ करेंगे. आज तुम्हें कोई तुम्हारी टक्कर का, तुमसे टक्कर लेने वाला, तुम्हारी बराबरी वाला तुम्हें कोई मिला है. एंड द सेकेंड फ्रेज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज़ कैवियर टू द जनरल. बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है जिसका मतलब हुआ हिंदी या उर्दू में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. कैवियर एक डिश होती है, शायद अगर इसका ओरिजिन तलाश करें तो ये एक रशियन डिश होती है जो मछली के अंडों से बनती है. बहुत महंगी, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए मतलब एक आम आदमी किसी भी बहुत ज़्यादा महंगी या किसी चीज़ को अप्रिसिएट नहीं कर सकता. इस सेंस में कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. मतलब हमें तो हमारी दाल रोटी चाहिए भाई, हम क्या करें मोगलाई खानों का और फलाने खानों का और इस तरह के खानों का, हमें हमारी दाल रोटी मिल जाए बस है, अल्लाह का शुक्र. सो कोई भी बात जो किसी के लिए कोई मायने ना रखती हो, उसके लिए अर्थहीन हो, उसके लिए कोई अर्थ ना रखती हो, उसको हम कहते हैं इट्स कैवियर टू द जनरल. मतलब तुम्हारे लिए तो ये बेकार है भाई, उसको हम कहेंगे. ये एक मतलब हमारा रिएक्शन होता है जो हम कहते हैं कि इट्स कैवियर टू द जनरल. मतलब जब हमें लगता है कि यहाँ ये बात इन लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, इनको समझ में नहीं आएगा, इन्हें वही अपने छोटी मोटी चीज़ें पसंद हैं, तो इट्स कैवियर टू द जनरल. ये थोड़ा सा व्यंग के साथ, तंज के साथ, मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है. तो इसको ज़रा यूज़ करते हुए ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा ना लगे, इस तरह से कहें या ऐसे मौके पर कहें. तीसरा फ्रेज़ आज का है वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद. बहुत इत्तेफाक से कभी कोई चीज़ अगर होती है, बरसों में, 85 साल में, सैकड़ों साल में, वंस इन अ ब्लू मून, तो एक आध बार कभी भूले चूके, जिसे हम कहते हैं भाई ईद का चांद है, ये तो कभी आ जाते हैं 10-20 साल में एक आध बार सूरत दिखाने को, तो ही कम्स हियर ओनली वंस इन अ ब्लू मून. ठीक, ये था तीसरा फ्रेज. चौथा फ्रेज है सी विच वे द विंड ब्लोज. बहुत अच्छा फ्रेज है. देखना है कि हवा किस रुख बह रही है, परिस्थितियाँ क्या हैं, हालात क्या हैं. ऐसा करने के लिए परिस्थितियाँ या हालात सही हैं या नहीं हैं. लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज. देखते हैं भाई हालात क्या रुख करते हैं, हालात कैसे रहते हैं. तो लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज. या दूसरे तरीके से अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें, फर्स्ट यू सी विच वे द विंड ब्लोज देन डिसाइड समथिंग. पहले तुम देख लोगे भाई हवा किस रुख बहती है, उसके बाद डिसाइड करना. और आज का पांचवा फ्रेज है हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक या योर स्टमक. ये मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी इडियम या फ्रेज में वंस ONE' या / योर स्टमक
या कोई भी चीज़ अगर वंस और योर के साथ आए तो समझ लीजिए इसमें हमें उस व्यक्ति के बारे में बताना है, उस आदमी के बारे में बताना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना। इंटरव्यू से पहले मेरे पेट में बड़े हौले उठ रहे थे, बड़ी गुरगुर हो रही थी, इतना नर्वस हो रहा था मैं कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, टांगें थर थर काँप रही थी और पेट में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उस फीलिंग को, वो नर्वसनेस की, लो कॉन्फिडेंस लेवल की जो फीलिंग होती है उसको कहते हैं हैव बटरफ्लाइज इन बटरफ्लाई नहीं, ध्यान रखिए, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। अब मुझे अगर इसे पिछले हफ्ते के लिए यूज़ करना है, मतलब पास्ट में, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले मेरी हालत बहुत पतली थी, बड़ी पेट में गुड़ हो रही थी और मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था। दैट इज़ हाउ वी यूज़ butterflies in one's stomach. And the sixth phrase that we are going to talk about is castles in the air. एवरग्रीन फ्रेज है, आपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना, प्रैक्टिकली कुछ ना करना, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वो ख़रीद लूँगा, मैं वो कंपनी ख़रीद लूँगा, फिर मैं उसका मालिक बन जाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा। कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग हो रही है दिमाग में। हवाई किले बनाना। डोंट बिल्ड castles, C-A-S-T-L-E-S, castles in the air। तो हवाई किले मत बनाओ, मतलब कुछ करके दिखाओ प्रैक्टिकली। उसके बाद सातवां फ्रेज है बी पोल्स अपार्ट। बी पोल्स अपार्ट, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जितनी दूरी उनमें है और जितना अंतर उनमें है, दो लोगों में इतना अंतर हो, तो हम बी पोल्स अपार्ट का यूज़ करते हैं। बी के यूजेस आप जानते हैं कि इज़, एम, आर, वॉज, वर या विल के साथ हम बी का यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए। मैं कहूँ कि भाई हम दोनों भाई हैं, लेकिन हम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बोथ ऑफ अस आर ब्रदर्स बट वी आर, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए बी का फॉर्म आर यूज़ होगा। वी आर पोल्स अपार्ट, ये इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अगला फ्रेज है नंबर 8, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत सिंपल है, आजकल बहुत यूज़ होता है। जैसा करोगे तुम वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके लिए पुराना भी एक फ्रेज और ईडियम है, लेकिन वो ज़रा कहने में मुश्किल लगता है, ये ज़्यादा आसान है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये भी एक तरह का रिएक्शन होता है। जब हम किसी के साथ ऐसा कुछ होता है और वो शिकायत करता है तो हम कहते हैं भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तुमने किया वही तुम्हारे साथ हुआ। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। थोड़ा सा हल्का सा बीच में पॉज लेके व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये इतना ही कहा जाता है रिएक्शन के तौर पर, मतलब हम रिएक्ट करते हैं, ये हमारी प्रतिक्रिया होती है। जब कोई अपनी शिकायत करता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमें लगता है कि उसके साथ बिल्कुल सही हुआ, जो उसने किया था उसके साथ वैसा ही हुआ। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक, उसके बाद अगला नंबर 9, फ्लेक्स वंस मसल्स। FLEX, फ्लेक्स वंस मसल्स का मतलब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं या उर्दू में बहुत पर निकालना, हाथ पांव निकालना। मतलब शुरू में सीधा सीधा था, बिल्कुल किसी से ना बोलता था, सर झुका हुआ, आंखें नीची, लेकिन अब ज़रा उसने हाथ पांव निकालना शुरू किए हैं, पर निकालना शुरू किए हैं। तो फ्लेक्स वंस मसल्स। अगर मुझे इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कहूँगा नाउ ही हैज़ स्टार्टेड फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। ठीक, नाउ ही हैज़ स्टार्टेड फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। अब उसने ज़रा पर निकालना शुरू किए हैं, हाथ पांव निकालना शुरू किए हैं, मतलब अब ज़्यादा चालाकी और ज़्यादा मक्कारी उसके अंदर आ गई है, पहले पहले बिल्कुल सीधा था। देन कैरी कोल्स टू न्यू कैसल्स, दिस इज़ द 10th फ्रेज, 10वां फ्रेज है कैरी कोल्स टू न्यू कैसल्स। न्यू कैसल्स, सॉरी कैसल्स नहीं, माइंड इट, CASTLE। न्यू कैसल एक जगह है जो कोयलों की खदानों के लिए बहुत बहुत दुनिया में जानी जाती थी। तो मतलब आप कोई चीज़, जैसे आगरा आप पेठा और दालमोट लेकर जा रहे हैं, जो वहाँ पहले ही मिलता है और बहुत मशहूर होता है, दुनिया में जाता है वहाँ से, और आप यहाँ से रामपुर से आगरा लेकर जा रहे हैं पेठा और दालमोट अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए। दैट इज़ उल्टे बांस बरेली, मतलब वो चीज़ वहाँ लेकर जाना जो वहाँ पहले से पाई जाती है। तो अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो मैं कहूँगा प्लीज़ मिस्टर, यू आर कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। दिस इज़ जस्ट लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उल्टे बांस बरेली, मतलब जो चीज़ जहाँ मिलती है वो वहाँ आप लेकर जा रहे हैं। आप ईरान या सऊदी अरेबिया खजूरें लेकर जाएं किसी के लिए, जैतून का तेल लेकर जाएं, तो इट विल बी लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। नंबर 11,
गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, किसी के साथ बहुत बेरुखी से पेश आना, ठंडेपन से, मतलब वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, आप ज़्यादा उसको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, आप ज़्यादा उसको घास नहीं डाल रहे हैं। आई गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, कोल्ड COLD, मतलब ठंडेपन से किसी के साथ व्यवहार करना कि वो आपसे बड़ी गर्मजोशी से बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, लेकिन उसने कहा आपसे भाई सलाम अलैकुम, आपने हाँ ठीक है बैठ जाओ भाई अभी बात होगी। तो ये गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर के मतलब ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा घास नहीं डाल रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर 12, कॉक एंड बुल स्टोरी, COCK, कॉक जिसे हम मुर्गा कहते हैं, ठीक, कॉक एंड बुल स्टोरी, बेतुकी कहानी। डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरीज, आई नो द ट्रुथ, मुझे बेतुकी कहानियाँ मत सुनाओ, मुझे सच पता है। तो कॉक एंड बुल स्टोरी जिसका कोई सर पैर ना हो, बेतुकी कहानी, बिल्कुल उसका एंड क्या है, उसका बिगिनिंग क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कौन आया, क्या हुआ, दैट इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसकी कोई तुक ना बनती हो, दैट इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी। देन नंबर 13, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, आपने हिंदी में सुना होगा 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, जिस चीज़ में ज़्यादा लोग हाथ डालते हैं उस काम का बिगड़ना बिल्कुल निश्चित है। एक खाना आप बना रहे हैं कि भाई आज मैं पनीर कढ़ाई बनाऊंगा, एक ने पनीर बनाया, दूसरे ने उसमें मिर्चें डाली, तीसरे ने नमक डाला, चौथे ने गरम मसाला डाला, किसी ने कुछ और डाला, किसी ने दही डाला, किसी ने पिसे हुए काजू डाले, पता चला कि सब ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ किया, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट हुआ उसका वो बिल्कुल बेकार हुआ। ब्रॉथ कहते हैं शोरबे या रसे को जो सब्ज़ी या सालन में होता है, दैट इज़ ब्रॉथ, BROTH। इसीलिए टू मैनी कुक्स, कुक्स मतलब खाना बनाने वाले, कुक नहीं है कुक्स है, ये ध्यान रखिए। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत सारे पकइये या बावर्ची या खाना बनाने वाले लोग जब मिलकर एक खाना बनाते हैं तो उस खाने की रेड़ लगना ही लगना है, उसका सत्यानाश होना ही होना है, ये बात बिल्कुल तय है। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना, SPOIL, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। एंड द नेक्स्ट वन, बी एट ऑड्स विथ समबडी, ये है आज का 14वां फ्रेज, 14th। बी एट ऑड्स विथ समबडी का मतलब किसी से 36 का आंकड़ा होना, जैसे जन्मी बैर हो या दुश्मनी हो, कि मैं अगर दिन कह रहा हूँ तो उस आदमी को रात कहना है, मैं अगर अच्छा कह रहा हूँ तो उस आदमी को बुरा कहना है, क्योंकि वो मेरा जन्मी बैरी है, मेरा दुश्मन है। जो मैं कहता हूँ उसको विरोध करता है, उसकी मुखालिफत करता है, उसके अगेंस्ट बोलता है। तो हम दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब आपस में ठनी रहती है कि वो अगर कुछ कहेंगे तो मैं कुछ और कहूँगा, मतलब उनकी बात को स्वीकार नहीं करूँगा, ना उनका साथ दूंगा। दैट इज़ बी एट ऑड्स। बी के यूजेस आपको मालूम है, बी के फॉर्म्स आपको मालूम है। अगर मुझे कहना है कि मेरा उससे 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, तो मैं कहूँगा आई एम, क्योंकि आई के साथ बी का फॉर्म जो होगा वो एम यूज़ होगा। आई एम ऑलवेज एट ऑड्स विद हिम, ऑड्स है ODDS, आई एम ऑलवेज एट ऑड्स विद हिम, समबडी की जगह हिम या हर या देम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 15, टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, सुनकर अनसुना कर देना। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को सुनकर अनसुना कर दिया। तो टर्न फ्रेज में है, लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो टर्नड हो गया, TURNED, ED इसमें और लग गया क्योंकि मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू वॉट एवर आई सेड, मैंने जो भी कुछ कहा उसको सुनकर उन्होंने अनसुना कर दिया। ऐसे हो गए जैसे कि बहरे हैं, सुना ही नहीं, डेफ बहरे को कहते हैं। तो टर्न अ डेफ ईयर, DEAF, इसको अक्सर लोग डीफ पढ़ते हैं, LEAF, लीफ की वजह से, लेकिन इंग्लिश स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में इस तरह के बहुत से वेरिएशंस होते हैं, इनको ध्यान से समझना चाहिए। ये डेफ होगा, डीफ नहीं होगा। उसके बाद गो डच, बहुत काम का बहुत अच्छा फ्रेज है। आपस में यार दोस्तों में रेस्टोरेंट में या किसी जगह खाना खाया, अब उसका पेमेंट करने की बात आई तो हमने कहा लेट्स गो डच, चलो भाई जिसको जितना जितना है वो अपना अपना दे दे, मतलब खाली मैं ना दूं, खाली तुम ना दो, सब लोगों का बिल, लेट्स गो डच, जिसको अक्सर लोग गलतफहमी की वजह से कहते हैं अमेरिकन स्टाइल, कि अमेरिकन सिस्टम कर लो। ऐसा कोई स्टाइल कोई सिस्टम नहीं है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेट्स गो डच। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में 4-5 दोस्त खाना खाते हैं और बिल आया 2300 रुपये का, तो किसी एक व्यक्ति को 2300 रुपये नहीं देना है, बल्कि जितने भी फ्रेंड्स हैं 4 या 5, वो मिलकर उस अमाउंट को बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे कि लेट्स गो डच, आओ भाई हम, मतलब अब इसको हिंदी में तो हम नहीं कह सकते, मतलब ये समझ लीजिए कि आओ भाई रकम बांट लें,
थोड़ी तुम दो, थोड़ी मैं दूं, थोड़ा जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो मैं दूं. दैट इज लेट्स गो डच. नंबर 17, शो समबडी द डोर. ये 17वां फ्रेज है. 17th, शो समबडी द डोर, किसी को बाहर का रास्ता दिखाना, ज़रा नागवारी के साथ, बुरा मानकर या बेइज्जत करके कि भाई आप प्लीज़ तशरीफ़ ले जाइए. हाथ से ऐसे इशारा करते हैं ना, भाई आप चले जाइए, प्लीज़ यहाँ मत बैठिए आप. तो शो समबडी द डोर का मतलब अच्छा मान के नहीं बल्कि बुरा मानकर, नागवारी के साथ, या किसी को हम इंसल्ट करते हुए कहें कि भाई आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए. तो शो समबडी द डोर. आई शोड हिम द डोर व्हेन ही मिसबिहेव्ड विद मी. मैंने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जब उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, अभद्रता की, अशिष्टता की, तो मैंने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया. आई शोड हिम द डोर. उसके बाद बी इन अ फिक्स या बी इन अ डायलेमा या डिलेमा. डायलेमा भी कहते हैं, डिलेमा भी कहते हैं. DILEMMA. असमंजस की स्थिति में होना, पसोपेश में होना कि ये करूं या ये करूं. ह्युंडई में भी जॉब लगी है और सिंगापुर बैंक में भी जॉब मिल रही है. आई एम इन अ फिक्स वेयर टू ज्वाइन. मैं इस असमंजस में हूं कि कहाँ जाऊं, कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प चुनूं. तो इसको कहते हैं बी इन अ फिक्स. तो आई एम, बी का फॉर्म एम आ गया आई के साथ, दैट इज बी इन अ फिक्स. लेट द डस्ट सेटल, ये आज का 19वां फ्रेज है. लेट द डस्ट सेटल, ज़रा मामला ठंडा हो जाने दो. देन वी विल टॉक टू देम, फिर उसके बाद हम उनसे बात करेंगे. तो लेट द डस्ट सेटल का मतलब ज़रा मामला ठंडा हो जाए, अभी सब लोग गर्म हैं, गुस्से में हैं, तो मामले को ज़रा ठंडा होने दो. दैट इज़ लेट द डस्ट सेटल. देन कम्स डच ट्रीट. नंबर 20. ये फ्रेज तो नहीं है, एक एक्सप्रेशन है एक तरह का, इंग्लिश में मतलब ऐसे कहा जाता है. तो डच ट्रीट उस पार्टी या फंक्शन को कहते हैं जिसमें सारे लोग अपना अपना खाना, अपना अपना इंतज़ाम, ठंडा खाना, नमकीन, जो भी कुछ है, जो भी खर्चा है, वो सब लोग मिलकर करते हैं. मतलब इट्स गोइंग टू बी अ डच ट्रीट. मैंने कह दिया कि भाई संडे को पार्टी होगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ डच ट्रीट. मतलब उसमें सब लोगों को अपना अपना करना है, मेरी तरफ से नहीं हो रहा है. ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप आएंगे तो आपको सब कुछ खाना तैयार मिलेगा. आप लोग अपना अपना जो भी करें वो खुद करें. दैट इज़ गोइंग टू बी अ डच ट्रीट. DUTCH, ये उसी से मिलता हुआ है लेट्स गो डच, जो अभी हमने किया था नंबर 16 पर. उसके बाद है नंबर 21, बी ड्रेस्ड टू किल. आज तो भाई बिजलियां गिरा रहे हो, आज तो कई लोग गश खा के गिर जाएंगे. जब कोई बहुत अच्छे कपड़े पहना हो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो एक कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए इसे, लेकिन थोड़ा सा व्यंग के साथ, थोड़ा सा मजाक के साथ. टुडे यू आर ड्रेस्ड टू किल. आज तो भाई बिजलियां गिरा रहे हो, कई लोग गश खा के गिर जाएंगे. शानदार लग रहे हो माशाल्लाह, बहुत बढ़िया. इस सूट में, इन कपड़ों में, टाई लगाकर, जो भी हम जिस मतलब अंदाज की भी तारीफ कर रहे हैं, तो वो कपड़ों से रिलेटेड और पहनावे से रिलेटेड है. टुडे यू आर ड्रेस्ड टू किल. या हम किसी और के लिए कहें ही इज़ ड्रेस्ड टू किल. भाई आज तो वो बिजलियां गिरा रहा है, मतलब बहुत बढ़िया ड्रेस, बहुत बढ़िया कपड़े, बहुत इंप्रेसिव, शानदार. उसके बाद नंबर 22, एम्प्टी वेजल्स मेक मोस्ट नॉइज. बहुत पुराना फ्रेज है ये, आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा. एम्प्टी, EMPTY. एम्प्टी का मतलब खाली, वेजल्स बर्तन भांडे, VESSELS. मेक, MAKE, मेक मोस्ट नॉइज. आपने सुना होगा थोता चना बाजे घना. ये हिंदी में एक मुहावरा है. मतलब जो बर्तन खाली होते हैं बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आवाज़ उन्हीं की होती है, भरे हुए बर्तन की नहीं होती है. अगर किसी पतीले में पानी भरा हुआ है और आप उस पर उंगली मारेंगे तो आवाज़ नहीं होगी, लेकिन खाली पे मारेंगे तो टन टन बोलेगा. मतलब जो अंदर से भेजा जिसका खाली होता है वही सबसे ज़्यादा बोलता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता और बताता है. दैट इज़ वॉट एम्प्टी वेजल्स मेक मोस्ट नॉइज मीन्स. देन नंबर 23, कीप एन आई ऑन समबडी. कीप एन आई ऑन समबडी का मतलब पैनी नज़र रखना किसी के ऊपर. कीप एन आई ऑन दिस चाइल्ड, ही इज़ वेरी मिस्चिवस. इस बच्चे पे नज़र रखना भाई, बहुत शैतान है, बहुत शरीर है, बहुत शरारती है. ठीक, तो कीप एन आई ऑन समबडी. ऑन समबडी ये ध्यान रखिए, कीप एन आई समबडी नहीं होगा, कीप एन आई ऑन समबडी. किसी के ऊपर नज़र रखना कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है. एंड नंबर 24, मेक फेसेस एट समबडी. किसी को मुंह चिढ़ाना, मुंह बनाकर, जुबान निकालकर, नाक टेढ़ी करके, मजाक में हंसने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए. ही वॉज मेकिंग फेसेस एट मी. वो मेरा मजाक उड़ा रहा था. आई गेव हिम अ हार्ड स्लैप. मैंने एक कर्रा करके जड़ दिया थप्पड़ उसके मुंह पे. तो ही वॉज मेकिंग फेसेस एट मी. वॉज मेकिंग, बना रहा था, मुझे मुंह चढ़ा रहा था. तो वॉज मेकिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़. अगर इसको सिंपल पास्ट में इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे
ही मेड फेसेस एट मी, उसने मुझे मुंह चिढ़ाया, कंप्लीट एक्शन. एंड नंबर 25, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फ्रेज टुडे, टर्न अप वंस नोज एट समथिंग. नाक भौं चढ़ाना, मुंह सुकेड़ना किसी चीज़ को बुरा समझकर, मैं ये नहीं खाऊंगा. अरे ये क्या बना लिया आपने, ये कोई जगह है बैठने की? हर चीज़ पे मुंह बनाना, नाक भौं सुकेड़ना. डोंट टर्न अप योर नोज एट एवरीथिंग, इट्स नॉट अ गुड हैबिट. हर चीज़ पर अपनी नाक भौं मत सुकेड़ा करो, ये अच्छी आदत नहीं है. सो दिस वॉज द 25th एंड द लास्ट फ्रेज टुडे. आई होप कि आपको ये फ्रेजेस और ईडियम्स और सेइंग्स और प्रोवर्ब्स वगैरह जो मैंने अभी इसमें बताए हैं, ये आपके इस्तेमाल में आएंगे, आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी. लेकिन मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड. डोंट स्किप इट. आप इसको पूरा देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे. दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच once again, but don't forget to subscribe, like and share my channel. Thank you very much.